हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने बहुत सारे जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस हैं वहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। तो इस वीडियो में जो मेन पार्ट है थर्मोडायनेमिक्स का, जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉज हमको पढ़ना होगा, वी आर गोइंग टू कवर ऑल दैट इन इमेंस डिटेल्स। सो आई होप कि आपने लास्ट वीडियो तक के नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लिए होंगे और यू हैव ऑल्सो रिवाइज्ड द टॉपिक्स थॉरली। सो चलिए आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट्स गोइंग टू बी द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अभी बज रहे हैं सुबह के 5:15। सो यू मे experience a little less energy from me, but I hope with the time my energy will also be boosted up. So the first law of thermodynamics, देखिए हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में जो फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं, ये फर्स्ट लॉ बेस होता है फिज़िक्स में एक चैप्टर वर्क पावर एनर्जी के एक बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट के ऊपर, जो है एनर्जी कंजर्वेशन। वी ऑल नो दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड। एनर्जी सिर्फ एक रूप से, इसके एक रूप से दूसरे रूप में वी कैन ट्रांसफॉर्म इट। ठीक है। सो पहले लिखिए इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इट इज़ बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन। एक मिनट, एनर्जी कंजर्वेशन। ओके। सो एक चीज़ वी शुड नो दैट एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा, विल बी कांस्टेंट। सो अगर हम सिर्फ इसको लिखें, एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, दैट इट मस्ट बी कांस्टेंट। और अगर हम लोग ये साइन दे देते ना, दैट इज चेंज इन एनर्जी ऑफ यूनिवर्स, इट शुड बी ज़ीरो। वेरी मच लॉजिकल। अगर एनर्जी ऑफ यूनिवर्स इज कांस्टेंट, then it is obvious that the change of energy of universe must be ज़ीरो। देखिए हम यूनिवर्स के अंदर दो चीज़ पढ़ते थे। एक होता है सिस्टम, जो कि शायद लेक्चर 1 या फिर 2 में मैंने बहुत ही डिटेल में आपको बोला था कि व्हाट आर द फीलिंग्स, व्हाट आर द मेन कंसेप्ट्स ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। ठीक है। सो ये हम लोग बोल सकते हैं कि एनर्जी ऑफ सिस्टम प्लस एनर्जी ऑफ सराउंडिंग must be constant, means delta energy of system and delta energy of surrounding must be ज़ीरो। देखिए जब भी हम बात करते हैं सिस्टम के किसी भी एनर्जी के बारे में, वी ऑलवेज टॉक अबाउट द इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी and the potential energy. As per thermodynamics में we are only considering the macro physics। ठीक है, मतलब macro particles। So we neglect the kinetic and the potential energy।
सो वी कंसिडर इट टू बी ज़ीरो। एंड अगर हम लोग एनर्जी ऑफ सराउंडिंग की बात करें तो देयर आर टू फैक्टर्स, देयर मे बी प्लस माइनस ऑफ वर्क डन। प्लस माइनस का साइन जो है, अभी इसी का जो कन्फ्यूजन होता है मेनली फिज़िक्स और केमिस्ट्री में, वी आर गोइंग टू जस्ट एंटर दैट सेक्शन ऑफ द चैप्टर। सो प्लस माइनस ऑफ हीट, देखिए सराउंडिंग में हम दो चीज़ें को अंडर कंसिडरेशन लेते हैं, एक है प्लस माइनस वर्क डन और एक है प्लस माइनस हीट। दोज प्लस माइनस साइंस आर गोइंग टू बी डिस्कस्ड वेरी सून। सो एक छोटा सा डायग्रामेटिक फॉर्म में मैं आपको बता सकता हूँ कि देखिए अगर ये एक सिस्टम है एंड सम अमाउंट ऑफ हीट इज़ गिवन। मैंने कहा कि अगर ये एक सिस्टम है और मैंने कुछ हीट इसको प्रोवाइड किया है, गिवन टू द सिस्टम, then we consider the heat or the Q to be positive, and if some amount of energy or heat is released, then we consider the heat to be negative। ठीक है, तो यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टेटमेंट वी हैव टू रिमेंबर। देखिए कभी भी जब हम केमिस्ट्री में बात करेंगे, अगर कभी मुझे फिज़िक्स का थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाने का मौका मिला तो आई विल ऑल्सो डिफाइन दोज थिंग्स इनटू दैट टॉपिक। सो in terms of chemistry, we always take the work to be positive if some amount of work done is done on the system। देखिए बहुत ही easily सिंपली ये टॉपिक को बिल्कुल दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि जब भी ऑन द सिस्टम वर्क डन होगा, एक ही स्टेटमेंट को याद रखिए, दूसरे स्टेटमेंट अपने आप डिराइव हो जाएंगे इससे। सिर्फ एक स्टेटमेंट को दिमाग में रखिए कि whenever work done on the system then it will be positive। ठीक है, सो ये वाला पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इतना थिन क्यों लिख रहा है ये? इट शुड बी 8 और 6 7। चलिए, सो वर्क डन, अरे यार मुझे अभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा, 7 या 8 रखें, 8 रख देते हैं। ठीक है, सो वर्क डन ऑन द सिस्टम, हाँ अभी ठीक है, अभी आया ना मज़ा लिखने में। ठीक है, ऑन द सिस्टम इज़ पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इसको लिख देता हूँ मैं, वर्क डन इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। इसको अच्छे से याद रखना है आपको, पूरा थर्मोडायनामिक्स भूल जाना लेकिन ये वाला स्टेटमेंट नहीं भूलना। डोंट टेक इट सीरियस, ऑब्वियसली आप लोग नहीं भूलेंगे पूरा थर्मोडायनामिक्स, इजी चैप्टर है बहुत। ठीक है, वर्क डन ऑन द सिस्टम, ऑन द सिस्टम, ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ऑन द सिस्टम, जब भी वर्क डन सिस्टम के ऊपर होगा, व्हेनेवर, एक चीज़ याद रखें, व्हेनेवर वी हैव टू गिव द वर्क ऑन द सिस्टम, वी हैव टू डू द वर्क ऑन द सिस्टम, जब भी हम लोगों को काम करना पड़ रहा है, देन द वर्क डन इज़ पॉजिटिव। ठीक है, चलिए इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगा, आप लोग भी बोर हो जाएंगे। सेकेंड पॉइंट है, इसका ही जस्ट ऑपोजिट है, आप चाहे तो सिर्फ इसी से काम चला सकते हैं। फिर मैं लिख देता हूँ कि वर्क डन बाय द सिस्टम, जब भी सिस्टम खुद वर्क करेगा,
then it must be negative by the system is negative. ये negative क्या होता है? Negative. Okay, so work done must be less than 0, that is negative. चलिए अभी आएगा जो सबसे इम्पोर्टेंट वाला पार्ट है इसमें, जो कि है द इक्वेशन. देखिए पहले मैं इक्वेशन को लिख देता हूँ, फिर मैं इसका कंसेप्ट आपको बताता हूँ, देन इसको याद रखने का आपको ट्रिक्स बताता हूँ जिससे मैं याद रखता हूँ. ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स में जब भी हम केमिस्ट्री की बात करते हैं तब डेल्टा यू इज़ इक्वल टू प्लस क्यू, मतलब कि गिवन हीट प्लस डब्लू वर्क डन. ये हम तब बोलते हैं जब वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री. देखिए एक चीज़, जितना भी उसका इंटरनल एनर्जी का चेंज, आप लोग अब तक तो याद हो जाना चाहिए वाला चीज़. ये क्या हो गया? अच्छा सॉरी. तो डेल्टा यू का मतलब इंटरनल एनर्जी चेंज. ये है चेंज इन इंटरनल एनर्जी. ये हो जाएगा हीट गिवन, ये हो जाएगा वर्क डन. सो एक चीज़ आप लोग क्या देख रहे हैं, जितना भी इंटरनल एनर्जी का चेंज हो रहा है, द अमाउंट ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज़ नथिंग बट द एडिशन और द समेशन ऑफ द हीट गिवन एंड द वर्क डन. सो एक चीज़ इससे आप क्या बोल सकते हैं कि दिस थिंग हैज़ ए ग्रेट रिजेम्बलेंस विद द लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन. देखिए अल्टीमेट जितना एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ, वी आर टॉकिंग दैट दिस इज़ नथिंग बट द होल हीट गिवन प्लस द वर्क डन, दैट इज़ द एनर्जी कंजर्वेशन. एनर्जी पहले भी जितना था बाद में भी उतना ही एनर्जी कंजर्व हो रहा है. एनर्जी कंजर्वेशन. ठीक है. देखिए मैंने आपको इक्वेशन लिख दिया. एनर्जी कंजर्वेशन का ये फॉर्मूला है इन टर्म्स. आई हैव गिवन यू द कंसेप्ट. सो नाउ द टाइम फॉर द ट्रिक. देखिए मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ कि मेरे जो केमिस्ट्री टीचर हैं, मुझे उनको देखकर बहुत एनर्जी आता है. ठीक है. मैंने जिन रेस्पेक्टेड टीचर से थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा है, मुझे मतलब मेरे को उनको देखकर आई फील आई गेन सम एनर्जी. ठीक है. मुझे उनको देखकर पढ़ाई में एनर्जी आता है, काम करने में एनर्जी आता है. ठीक है. सो आई ऑलवेज रिमेंबर दैट फैक्ट दैट माई केमिस्ट्री टीचर इज़ इक्विवेलेंट टू माई एनर्जी. सो जब भी थर्मोडायनेमिक्स में वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट लॉ, I always remember that fact and I write the energy term first. ठीक है. सो मैं ऐसे याद रखता हूँ कि केमिस्ट्री में मेरे टीचर को देखकर मुझे एनर्जी आता है. सो आई राइट द एनर्जी टर्म और आई स्टार्ट द इक्वेशन बाय राइटिंग द एनर्जी टर्म फर्स्ट. सो बहुत ही, मुझे पता है बहुत ही एक चीप सा एक उपाय मैंने आपको बताया, लेकिन ठीक है मैं इससे सेटिस्फाइड हूँ. मतलब मुझे हो जाता है. अब देखिए अगर आपको भी ऐसा सेम कोई फीलिंग आता है, ट्राई टू कंपेयर दिस इक्वेशंस विथ योर डेली लाइफ, है ना. सो यू विल फील मोर कंफर्टेबल इन रिमेम्बरिंग दिस टाइप ऑफ थिंग्स. सो
देखिए मुझे तो इससे बहुत आसानी होती है ये चीज़ याद रखने में। अगर आपसे आप में से किसी को ऐसा कोई ट्रिक, अच्छा आप में से बहुत किसी को ऐसा लग रहा होगा कि तो भैया आप फ़िज़िक्स का इक्वेशन कैसे याद रखते हैं। देखिए मेरे फ़िज़िक्स टीचर, ठीक है, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो थोड़े से गुस्सैल हैं, ठीक है, उनको थोड़ा सा गुस्सा ज़्यादा आता है। तो अगर उनको गुस्सा ज़्यादा आता है तो अ, उनके मतलब मैं ऐसा सोच लेता हूँ कि उनके दिमाग में हीट प्रोड्यूस हो रहा होगा। तो आई ऑलवेज स्टार्ट द इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन टर्म्स ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, बाय द टर्म क्यू और द हीट, ठीक है। बहुत ही चीप सा एक उपाय मैंने आपको बोला है, अगर आपको पसंद आए तो आप ये रखिए, या फिर सोचिए खुद का कुछ जिससे आप याद रख सकते हैं। अल्टीमेटली तो भाई इक्वेशन याद होना चाहिए, मेन जो पर्पस है, ठीक है। तो यहाँ से भी हम लिख सकते हैं, अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, डी यू इज इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, फिर से इंटीग्रेट कर दो। देखिए ऐसे तो ये स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये जस्ट वो डिफरेंशियल फॉर्म है, ठीक है, डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। इतना तक तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा। तो अभी एक छोटा सा एक नया कंसेप्ट जो हमको पढ़ना है वो है हीट कैपेसिटी। आई नो कि फ़िज़िक्स में जो चैप्टर है, जो हीट का जो बहुत ही एक बड़ा सेक्शन आता है, ठीक है, मतलब कि हीट ट्रांसफ़र, कंडक्शन, स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, ठीक है भाई, फ़िज़िक्स मैंने भी पढ़ा है। तो वहाँ पर भी थर्मोडायनेमिक्स आता है, फिर केटीजी आता है। तो हीट का जो बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक है फ़िज़िक्स में, वहाँ पर भी आप लोग हीट कैपेसिटी पढ़ते हैं, और फिर आते आते थर्मोडायनेमिक्स में तो पढ़ते ही हैं, और केटीजी में भी बहुत ही यूज़फुल है स्पेसिफिक हीट का टॉपिक। सो राइट एट फर्स्ट हीट कैपेसिटी, ठीक है ना, स्पेलिंग देख लो, ठीक है। सो हीट कैपेसिटी, पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। डेफिनेशन इसका ऐसा होता है कि बहुत ही चीप सा एक डेफिनेशन है। डेफिनेशन से कुछ नहीं होता साहब, आपको तो फीलिंग्स चाहिए हीट कैपेसिटी का। हीट गिवन टू द सिस्टम is directly proportional to increase in temperature, to increase at temperature. Increase in temperature, ठीक है, बहुत ही आसान सा एक टॉपिक है। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट हीट कैपेसिटी, द Q, दैट मीन्स द गिवन हीट, मतलब जो हीट हम लोगों ने सिस्टम पर दिया है, दैट इज़ ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी, ठीक है। इसको ऐसे लिखते हैं, ओके। अभी देखिए एक प्रोपोर्शनलिटी यहाँ पर डिफाइन हुआ है। अगर हमको प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करना है तो एक कांस्टेंट को लाना होगा, डेल्टा टी, सी डेल्टा टी। तो इसी सी को हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अभी पहले हमने ये जो डेफिनेशन पढ़ा है ये तो एक जनरल डेफिनेशन है, ठीक है ना। सो वेन एवर वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्चुअल डेफिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, वो आप लोग इस फॉर्मूले से अच्छे से डिराइव कर सकते हैं। कैसा होगा, देखिए, व्हाट इज़ हीट कैपेसिटी? हीट कैपेसिटी इज़ नथिंग बट द हीट गिवन टू द सिस्टम टू राइज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। इसको 1 कर दीजिए। ये जो टर्म है, देखिए ये जो टर्म है, इसको अगर आप
वन कर देंगे, जस्ट फॉर सेक ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग आई एम राइटिंग हियर वन। सो अगर इसको हम लोग वन कर देते हैं, सो देखिए द हीट गिवन इज इक्वल्स टू द हीट कैपेसिटी, मतलब कि द सी। सो वी आर राइटिंग कि whenever we are giving some heat to the system to rise the temperature of the system by 1 degree Celsius या फिर 1 Kelvin, we are uh, uh, we are giving that amount of heat the name heat capacity। ठीक है ना। सो इसको लिख लेते हैं कि heat given by heat given to the system, heat given to the system, ये मैंने यहाँ से क्यों लिखना स्टार्ट किया, ठीक है कोई बात नहीं। heat given to the system to rise temperature, to rise temperature by 1 degree Celsius या फिर 1 Kelvin, ठीक है 1 Kelvin को अच्छे से लिखते हैं 1 Kelvin, ठीक है। सो अभी देखिए कुछ टर्म्स हम लोगों को और भी डिफाइन करना होगा। हमने हीट कैपेसिटी का जो जनरल टर्म है वो हम लोगों ने डिफाइन किया है। मोलर हीट कैपेसिटी और एक अच्छा टर्म है, मज़ेदार टर्म है, इसको भी डिफाइन कर लेते हैं लगे हाथों। सो इसको हम लोग बोलते हैं सी एम, मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, ठीक है। देखिए जब भी हम मोलर हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तब हम लोग वही जो इक्वेशन पहले का है, कुछ नहीं सिर्फ छोटू सा एक एम, नन्ना सा एक एम को यहाँ पर लिख देते हैं। सो सी एम डेल्टा टी। अभी जो ये है दिस इज़ फॉर 1 मोल। तो आप लोग तो इतने समझदार होंगे ही, अगर ये 1 मोल के लिए है तो इफ़ वी आर गिवन n नंबर ऑफ मोल्स, सो व्हाट विल बी द इक्वेशन? द इक्वेशन विल बी NCm/dt। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये वाला इक्वेशन। अगर किसी ने पहले थर्मोडायनामिक्स थोड़ा भी पढ़ के रखा है उसके दिमाग में ये 2 इक्वेशन ज़रूर आते हैं, NCV/dt, NCP/dt। सो कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है ये वाला। हाँ अभी वही आएगा, NCP/dt और NCV/dt आएगा, ठीक है। सो दिस इज़ फॉर n नंबर ऑफ मोल्स, n नंबर ऑफ मोल्स, अरे यार n नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो ये हम लोगों ने लिखा है मोलर हीट कैपेसिटी। अभी हम लोग आ जाते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है, इसको हम लोग लिखते हैं CS, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो आप लोग तो समझ में गए होंगे कि यहाँ पर हम लोग क्या लिखने वाला है। चलो इसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, 2 बार ना लिख के, चलिए मैं इसको ना थोड़ा सा रब करता हूँ, उसको थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। फिर इसको लिख देते हैं ऐसे, Q इज इक्वल्स टू N CM/dt, ठीक है। ये वाला सिर्फ टर्म अगर होगा तो दिस इज़ फॉर 1 मोल। अगर ये वाला टर्म के साथ हम लोग डिफाइन करेंगे तो दिस इज़ फॉर n नंबर ऑफ मोल्स। अभी ये बेटर लग रहा है ना, ये रिप्रेजेंटेशन फॉर n मोल्स, ठीक है। तो सेम यहाँ पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि Q इज इक्वल्स टू MCS डेल्टा T लिखा है हमने। तो ये वाला टर्म दिस इज़ फॉर यूनिट मास, ठीक है ना, दिस इज़ फॉर यूनिट मास।
और दिस इज़ फॉर एम मास। चलिए, सो बी रेडी फॉर फेसिंग द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए, अभी तक शायद मैंने जितने भी कॉन्सेप्ट्स करवाए हैं वहाँ से कुछ भी न्यूमेरिकल नहीं आते हैं। न्यूमेरिकल आता है मतलब क्या, जो फर्स्ट लॉ मैंने आपको पढ़ाया है उसका एप्लीकेशन आता है, डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड नहीं आते। मतलब यू हैव टू फाइंड आउट सम वैल्यूज़, देन यू हैव टू अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चंस हो गए जिसमें यू कैन डायरेक्टली अप्लाई द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, बट there are more number of questions like you have to find other values, then you have to put the values in the first law of thermodynamics and you have to derive one another value. ठीक है, मतलब कि you may have to find the work done, then you have to put the work done into the formula of the isothermal process, that is nRT ln V2 by V1 या फिर nRT ln P2 P1 by P2। ठीक है, सो यू हैव टू पुट देयर। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ से। आप लोग अगर किसी भी एक रिनाउंड बुक से आप लोग करेंगे तो यू कैन ईजिली फाइंड दोज टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। सो एक अच्छा क्वेश्चन है ये, आप लोग लिखिए 1.5 ग्राम पीस of aluminium requires 5.4 joule heat, है ना, to rise its temperature, it's from 298 Kelvin to 300 Kelvin. Find total heat capacity, सेकंड में CM और थर्ड में CS। वीडियो को पॉज कर लीजिए, ट्राई टू मेक दिस हैबिट। चाहे आप किसी का भी वीडियो देख रहे हो, मतलब एंटरटेनमेंट पर्पस के बाद, मतलब एंटरटेनमेंट जो पर्पस के जो वीडियोस होते हैं वो छोड़कर किसी के भी कोई एजुकेशनल वीडियो अगर आप लोग देख रहे हैं तो you should make a habit to pause the video in between wherever the educator or your guide says you to told that you must pause that video in between and try the numerical from your side first. Then it is obvious that if you can't handle the numerical, so you must go through the solution your educator do। ठीक है ना। So you may have been paused the video and tried it at least once for 1 minute। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देखिए, मैं आपको थोड़ा सा पहले हिंट देता था। अगर अच्छा, यहाँ पे मैंने वैल्यूज़ ठीक लिखे हैं क्या? 298 से, देखिए मुझे एक मिनट देख लेनी चाहिए। 298 से 300 में 2, ठीक है, हाँ ठीक है। सो मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूँ इसमें कैसे होगा। देखिए, यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि 2 यूनिट मतलब 2 केल्विन, दो केल्विन यूनिट का इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ पर इंक्रीज़ हुआ है 2 केल्विन का। सो अगर 2 केल्विन का इंक्रीज़ करने में वी हैव टू गिव दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो इन केस ऑफ 1 केल्विन इंक्रीज, हाउ मच एनर्जी वी शुड गिव? ठीक है, सो कैलकुलेट दैट। इफ़ यू हैव कैलकुलेटेड इट, देन आप मुझे बोलिए कि
वो जो हीट कैपेसिटी है वो कौन सा हीट कैपेसिटी आपने निकाला है। ठीक है, एक मिनट, एक काम कीजिए, ये टोटल हीट कैपेसिटी ना हटा दीजिए। एक्चुअली टोटल आप नहीं बोल पाएंगे क्योंकि टोटल तो आप डिफाइन ही नहीं कर पाएंगे। आप सिर्फ मोल मतलब पर मोल और पर ग्राम ही डिफाइन कर सकते हैं। सो अगर 2 केल्विन में 5.4, देखिए इसको मैं ओरली सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। अगर 2 केल्विन में 5.4 जूल हीट लग रहा है, सो 1 केल्विन में कितना रहेगा? 1.7 नहीं सॉरी 2.7, सो 2.7 लगेगा। सो 2.7 हमको लग रहा है टोटल हीट। अगर we have to find the molar heat capacity, then how much gram of aluminum we are given? 1.4 gram. Convert it into moles, तो कितना मोल्स होगा? मैं जस्ट एक रफ में ओरली आपको बता रहा हूँ। 1.4 by 27 इतना मोल्स होगा। इन नंबर ऑफ मोल्स सपोज क्या कितना होगा, सपोज का क्या है, इसको कितना हो जाएगा? 7 2 3 9। ओके ठीक है, छोड़िए कोई बात नहीं, कैलकुलेट तो आप कर ही लेंगे। सो एन नंबर ऑफ मोल्स होगा। सो ये वाला हम लोग का है टोटल 2.7 बाई एन मोल्स कर देंगे। ठीक है, तो ये CM आ जाएगा। और अगर सिर्फ हमको स्पेसिफिक निकालना है सो सिर्फ हम लोग कर देंगे बाई मास। सो मास तो हम लोग को दिया हुआ ही है। सो व्हाट वी विल डू, 2.7 बाई 1.4, बस इतना। और क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है और। ठीक है, सो मैं बिल्कुल सॉल्व कर दे रहा हूँ आपको ये वाला। इसको पहले थोड़ा सा रब कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने वो वाला रब कर दिया है। सो देखिए मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। 2 केल्विन इंक्रीज में हमने क्या है 5.4 जूल, मतलब वी रिक्वायर्ड दिस अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो 1 केल्विन में कितना होगा इंक्रीज करने के लिए? 2.7 आ जाएगा। सो CM कितना होगा? जितना हमको हीट लग रहा है, मतलब 2.7 बाई मोल्स, कितने मोल्स लगेंगे? 27। इसमें कुछ कट रहा है क्या? नहीं कटेगा, ठीक है कोई बात नहीं, आंसर रहने दो, जो भी आंसर आएगा। जूल पर केल्विन मोल, ठीक है। स्पेसिफिक निकाल लीजिए, 2.7 बाई जितना हम लोगों को दिया हुआ है वेट इन टर्म्स ऑफ ग्राम, सो इट इज़ जूल पर ग्राम। इजी टॉपिक है, अच्छा क्वेश्चन है। इससे आप लोगों का ये दोनों ही कंसेप्ट आई होप कि थोड़ा सा पहले से ब्रश अप हो गया होगा। सो अच्छे से लिखते हैं, कैलकुलेट द CM एंड कैलकुलेट द CS। और भी क्वेश्चंस लगाइए। यू नीड टू बी वेरी मच फास्ट इन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। देखिए मैंने ये वाला तो ओरल ही सॉल्व कर दिया था, ये तो ओरल क्वेश्चन है। मतलब जब आपको एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा या फिर इसी तरह का कुछ और क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ी ना जो आंसर पेपर है, मतलब जो क्वेश्चन आपको दिया रहेगा उसके नीचे में थोड़ा सा नीचे आपको फ्री स्पेस वर्क दिया रहेगा। ठीक है, सो आप थोड़ी ना वहाँ पर इतना सब कुछ लिखेंगे। ये तो बस मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिख दिया है।
ये वाला बिल्कुल ओरल ही होगा वहाँ पर। ये इतने अच्छा गोल कैसे हो गया? ठीक है, सो यू हैव टू डू दिस ऑल कैलकुलेशंस इन योर माइंड, सो बिल्ड दैट हैबिट। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को लेकर आपका जो भी प्रॉब्लम्स था इस वीडियो के बाद, आई होप you may have resolved all those kinds of problems। एंड चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा और इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे कि मोलर हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी तो हम लोगों ने कर लिया है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स में इन दोनों का यूज़ इतना नहीं है जितना यूज़ हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम का है और हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर का है, Cp एंड Cv। उसी के बाद वी विल गो थ्रू द पॉइजन्स रेशियो दैट इज़ गामा। मैं थोड़ा सा एक ओवरव्यू आपको दे देता हूँ। वी विल गो थ्रू द पॉइजन्स रेशियो दैट इज़ गामा Cp/Cv। डिग्री ऑफ फ्रीडम देखेंगे फॉर मोनो, डाई एंड पॉलीएटमिक। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रेशर के लिए मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस के लिए और कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए वी विल गो थ्रू सम more important formulas, I say, that will be du is equals to ncv/dt and dq is equals to cp/dt। ये वाला जो इक्वेशन है अगर किसी ने पढ़ा होगा तो मस्ट उसको याद होगा। एंथैल्पी विल गो थ्रू एंथैल्पी देन, ठीक है। एंथैल्पी के बाद और भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आएंगे, एडियाबेटिक प्रोसेस आएंगे, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे।